Good morning, everyone. My dear students and friends. आज का टॉपिक भी एक अनूठा अनोखा है। पक्षियों के अंदर पाए जाने वाले अनुकूलन या उड़न अनुकूलनताओं के बारे में दूसरा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, अगर पक्षी अपने वातावरण के अनुसार अनुकूलित होने की अगर कैपेसिटी या क्षमता रखते हैं, कैपेबिलिटी रखते हैं, तो आप भी किसी भी चैलेंज को एक्सेप्ट करके चेंज करने की आप में भी ये कैपेसिटी होनी चाहिए। अगर आपके पास पर्याप्त मात्रा में ज्ञान का अथाह भंडार है तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अगर आपके पास में बौद्धिक संपत्ति अगर है तो आपको आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये मेरा पर्सनल संतलाल का आपको सुझाव है। स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकंड पार्ट ऑफ फ्लाइट एंड एरियल एडेप्टेशन बर्ड्स। पिछले वाले वीडियो में एक्सटर्नल अडेप्टेशंस बताई थी, आज इंटरनल अडेप्टेशंस बताने जा रहे हैं। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट कुछ पिक्यूलियर पॉइंट्स आएंगे। अगर ध्यान मग्न होकर के नहीं सुनोगे तो समझ में नहीं आएगा। वीडियो लंबा होगा, निश्चित रूप से लंबा होगा। फर्स्ट पॉइंट लेते हैं, स्ट्रॉन्ग एंड लार्ज फ्लाइट मसल्स। उड़ने वाली पेशियां मजबूत और बड़ी होती हैं, लार्ज होती हैं। और पक्षियों के अंदर अधर सतह पे स्टर्नम जो पाया जाता है उसके ऊपर एक उभार पाया जाता है जिसको अपन कील या नोतल बोलते हैं। उसके साथ आकर के ये पेशियां लार्ज फ्लाइट मसल्स अटैच होती हैं, जुड़ती हैं, संलग्न होती हैं। और मसल्स जो होती हैं पूरी बॉडी वेट का जितना भार होता है पक्षी का, उसका 50% भाग मसल्स का होता है, बना हुआ होता है। मसल्स आर द 50% ऑफ टोटल बॉडी वेट ऑफ द बर्ड। बैक, अब देखिए पक्षी के पीछे का प्रपोर्शन या पोर्शन, पीछे का भाग कैसा है, अधरीय भाग कैसा है। बैक पोर्शन मसल्स आर ग्रेटली रिड्यूस्ड, यानी शरीर के पीछे के क्षेत्र के अंदर जो मसल्स होती हैं वो रिड्यूस हो जाती हैं। ब्रेस्ट मसल्स आर वेल डेवलप्ड। ब्रेस्ट यानी वेंट्रल साइड में अपनी छाती की तरफ, चेस्ट की तरफ पाई जाने वाली जो मसल्स होती हैं वो सुविकसित होती हैं। एंड अटैच टू द कील ऑफ स्टर्नम। अभी बताया मैंने कील क्या होता है। स्टर्नम जो धर सतह पे वेंट्रल साइड में पाई जाने वाली एक रिज लाइक स्ट्रक्चर होती है, उसके साथ में आकर के जुड़ती हैं। विंग इज ए लवर्ड। अब विंग नीचे कैसे आते हैं, एलिवेट यानी ऊपर कैसे उठते हैं, वो देखिए आप। विंग्स, द विंग इज लोवर्ड बाय एन इनॉर्मस पेक्टोरलिस मेजर। इस एक बड़ी मजबूत पेक्टोरलिस मेजर के द्वारा, मसल के द्वारा विंग्स नीचे की तरफ झुकते हैं। इट इज एलिवेटेड या रेज्ड, उठाए कैसे जाते हैं ऊपर की तरफ, बाय द पेक्टोरलिस माइनर। एक तरफ मेजर है, दूसरी तरफ माइनर है। माइनर ऊपर की तरफ उठाते हैं, मेजर डाउन की तरफ, नीचे की ओर। द टेंडन ऑफ विच, अब हड्डियों और पेशियों के बीच में क्या है, टेंडेंस है। पासेज थ्रू दी फोरामेन ट्राइशियम। फोरामेन ट्राइशियम जो है
वो सुप्राकोराकोइडस टेंडेंस का फोरामेन है और एक कैनाल रूपी रचना में उपस्थित होता है। टू बी इंसर्टेड डॉर्सली ऑन द हेड ऑफ द ह्यूमरस, जो कि हेड के पृष्ठ सतह पे पाए जाने वाले हेड में, ह्यूमरस के पृष्ठ सतह पे पाए जाने वाले हेड में आकर के ये प्रवेश करता है या प्रविष्ट होता है। देर आर अदर मसल्स ऑफ माइनर इंपॉर्टेंस, और भी मांसपेशियां पाई जाती है लेकिन उनका इतना महत्वपूर्ण योगदान नहीं होता, बहुत कम महत्ता रखने वाली मसल्स होती हैं। नेक्स्ट, mechanism of perching mechanism is a very important mechanism in birds। यानी परिभाषा बताऊं मैं आपको हिंदी में कि पक्षी पतले से पतले तार या टहनी या रस्सी को पकड़ करके उसके ऊपर विश्राम कर सकता है, सो सकता है। इस प्रकार की क्रिया विधि को पक्षी शाद क्रिया विधि या पर्चिंग मैकेनिज्म कहते हैं। कैसे संपन्न होती है? ये मांसपेशियों के द्वारा संपन्न होगी। कौन कौन सी मांसपेशियां हैं, किस प्रकार से कार्य करती हैं, ये देखिए। क्योंकि बर्ड्स जो है वो वेल सुटेड है आर्बोरियल लाइफ के लिए, वृक्षवासी जीवन व्यतीत करने के लिए सुविकसित अनुकूलन पाया जाता है। दिस इज यूनिक मैकेनिज्म, अद्वितीय क्रियाविधि है, फाउंड ओनली इन बर्ड्स, सिर्फ पक्षियों में पाई जाती है। द हाइंड लिम्स ऑफ ए बर्ड आर वेल सुटेड फॉर एन आर्बोरियल लाइफ। वृक्षवासी जीवन व्यतीत करने के लिए पक्षियों के हाइंड लिम्स जो हैं वो सुविकसित या उनके अनुसार अनुकूलित होते हैं। देयर मसल्स आर वेल डेवलप्ड, हैंड लिम्स में पाई जाने वाली मसल्स सुविकसित होती हैं। हेल्प इन पर्चिंग, जो कि पर्चिंग या पकड़ने में सहायता करती है। अब देखिए, व्हेन बर्ड सिट ऑन ट्विग ऑफ ट्री और वायर, जब पक्षी डाल की टहनी पे, कोई पेड़ की टहनी पर या तार के ऊपर या रस्सी के ऊपर बैठता है तो हाइंड लेग्स बेंड्स डाउनवर्डली, जो पश्च टांगे जो होती हैं, एक जोड़ी टांगे जो होती हैं, दोनों टांगे नीचे की ओर झुकती हैं। अब नीचे झुकने के कारण से, ड्यू टू दिस, इसके कारण से मीजोटार्सल जॉइंट होता है, टार्सो मेटाटार्सल बोन्स के बीच में पाए जाने वाला जॉइंट बेंड होता है, आगे की ओर झुकता है। इसके आगे के झुकने के कारण से हैंस द फ्लेक्सर टेंडेंस ऑफ फोर लेग्स या टॉयज स्ट्रेच्ड, चारों जो टखने या टांगे जो होती हैं उनके अंदर पाए जाने वाली जो फ्लेक्सर टेंडेंस होते हैं उनमें खिंचाव उत्पन्न होता है। और ये खिंचाव फ्लेक्सर टेंडेंस में हुआ, ये दो प्रकार की पेशियों को प्रभावित करता है। दीज आर पेरोनियस एंड फ्लेक्सर परफोरेंस। पेरोनियस नामक और फ्लेक्सर परफोरेंस नामक पेशियों को ये प्रभावित करते हैं। अगर इन पेशियों के इफ दीज मसल्स टेस्ट द ऑल फोर टॉयज बेंडिंग डाउनवर्डली एंड ग्रिप द ट्विग और वायर, अगर इन दोनों पेशियों के अंदर खिंचाव होता है तो चारों टखने पीछे की ओर झुक जाते हैं और टहनी या तार को ग्रिप कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं। थस द बर्ड ग्रास्प इन रेस्टिंग और स्लीपिंग। अब पक्षी जो है वो इनको पकड़ करके आराम से वहाँ विश्राम कर सकता है और स्लीपिंग यानी सो सकता है। इज ऑटोमेटिकली क्लैम्प्ड टू इट्स पर्च, आराम से इसको पकड़ करके, तार को, टहनी को, रस्सी को पकड़ करके ये आराम से अपना सोने का कार्य, विश्राम का कार्य कर सकता है। दिस मॉडिफिकेशन इज फिट फॉर फ्लाइट ऑफ बर्ड थ्रू आउट लाइफ। ये जो रूपांतरण आया है ये फ्लाइट एडेप्टेशन का एक अनुकूलन है और पूरे जीवन काल में पाया जाता है। थर्ड पॉइंट एंडोस्केलेटन का ले रहे हैं, अंतःकंकाल। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ द फ्यूज्ड बोन्स प्रेजेंट इन एंडोस्केलेटन।
अक्षीय स्केलेटन में बताऊंगा मैं। अक्षीय कंकाल में जिसमें ब्रेन, वर्टिब्रल कॉलम और ये जो क्लेविकल, इंटरक्लेविकल ये आएंगे। अपेंडिकुलर स्केलेटन के बारे में बताऊंगा, यानी अग्रपाद और पश्चपाद जो होते हैं इनमें पाए जाने वाला कंकाल जो होगा वो उपांगीय कंकाल या अपेंडिकल स्केलेटन के अंदर वाला होगा। न्यूमरस अडेप्टेशंस फॉर फ्लाइट आर फाउंड इन स्केलेटन ऑफ बर्ड्स। बर्ड्स के स्केलेटन के अंदर असंख्य प्रकार के, अनेकों प्रकार के फ्लाइट अडेप्टेशंस पाए जाते हैं। द फ्यूजन ऑफ बोन्स मेक लाइट इन वेट ऑफ बर्ड। हड्डियों का जो फ्यूजन है, हड्डियां आपस में जाकर के जब जुड़ जाती हैं, संलग्न हो जाती हैं, फ्यूजन हो जाता है, जिसके कारण से इनकी बॉडी का वेट हल्का हो जाता है, कम हो जाता है। विच इज हेल्प इन सक्सेसफुल फ्लाइट, जो किसमें सफलतापूर्वक उड़ने के लिए ये एक प्रकार की सहायता करते हैं। मोस्ट ऑफ द बोन्स आर न्यूमेटिक। अधिकतर जो बोन्स होती हैं वो वातिल होती है, न्यूमेटिक होती है, स्पॉन्जी होती हैं, हल्की होती है, लाइट होती है। एंड फिल्ड विथ एयर सैक्स इंस्टीड ऑफ बोन मेरो। बोन मेरो की तुलना में अस्थि मज्जा की जगह इनके अंदर फेफड़ों से निकलने वाले एयर सैक्स हड्डियों के अंदर घुस जाते हैं। इसके कारण से हड्डियां हॉलो हो जाती है, खोखली हो जाती है। इसीलिए तो इनको बोलते हैं न्यूमेटिक, यानी वातिल या स्पॉन्जी या लाइट बोन्स। अनसिनेट प्रोसेस ऑफ थोरेसिक रिब्स हेल्प इन प्रोड्यूसिंग कॉम्पैक्टनेस, यानी थोरेसिक रिब्स के ऊपर अंकुश प्रवर्ध पाए जाते हैं, जिनके कारण से इनकी बॉडी जो होती है वो कॉम्पैक्टनेस, सघन, एक सुसंगठित रूप में पड़ी रहती है, बदल जाती है। विच इज नेसेसरी फॉर फ्लाइट, जो कि उड़ने के लिए आवश्यक है। द रिजिडिटी ऑफ डोर्सल पार्ट ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। डोर्सल पार्ट में, वर्टिब्रल कॉलम का डोर्सल पार्ट जो है वो रिजिड होता है ड्यू टू द फ्यूजन ऑफ वर्टिब्री, कई वर्टिब्री के फ्यूजन के कारण से, और प्रोवाइड ए फर्म, एक मजबूत संरचना बन जाती है जिसका नाम है फलक्रम, जिसका नाम है फलक्रम। और ये फलक्रम जो है ये विंग्स के क्रियाओं के अंदर, एक्शन ऑफ द विंग्स में सफल मदद करता है। इनके अंदर पाए जाने वाली वर्टिब्री हेटेरोसिलस होती हैं, विषम गर्ती होती हैं, आगे भी गड्ढा पीछे भी गड्ढा। द हेटेरोसिलस वर्टिब्री कन्फर या प्रोवाइड ग्रेट फ्लेक्सिबिलिटी। विषम हेटेरोसिलस विषम गुहीय जो कशेरुकाएं जो होती हैं वो इनको बहुत ज़्यादा लचीलापन प्रदान करती हैं। ऑल बर्ड्स कैन मूव देयर नेक थ्रू 180 डिग्री विच हेल्प इन प्रीनिंग फेदर्स इन ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड फूड कलेक्शन। इनके कारण से पक्षी जो होते हैं वो अपनी गर्दन को 180 डिग्री के कोण तक घुमा सकते हैं, और साथ साथ में फेदर्स की प्रीनिंग, चोंच के द्वारा फेदर्स को संवारने का कार्य करते हैं। प्रीनिंग का मतलब है संवारना। और इन ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, बॉडी के अंदर ऊपर पाए जाने वाले जितने भी फेदर्स होते हैं उनको संवारने का कार्य करती है। साथ में भोजन को संग्रह करने का, फूड कलेक्शन करने का भी लिए भी ये कार्य कर रही है। देन कौन? नेक के द्वारा संपन्न हो रहा है ये कार्य। द शॉर्टनिंग या फीवर ऑफ कॉडल वर्टिब्री। अब कॉडल वर्टिब्री की संख्या कम हो जाती है और एक फ्यूज्ड बोन बनाती है, दैट इज पाइगोस्टाइल हैज असिस्टेड स्टेबिलिटी इन द एयर, जिसके कारण से हवा के अंदर स्थायित्व बना रहता है। द फ्यूजन ऑफ पेल्विस विद सिनसेक्रम। पेल्विस या पेल्विक बोन जो होती है वो सिनसेक्रम के साथ में फ्यूज हो जाती है, जिसके कारण से फर्म अटैचमेंट टू द लेग्स, जिसके कारण से लेग्स का अटैचमेंट बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाता है। सपोर्ट द वेट ऑफ द बॉडी व्हेन द बर्ड इज वॉकिंग। और साथ में ये पूरी बॉडी को, पश्चपाद आपको ध्यान है, पूरी बॉडी के वजन को सहते हैं, उन्हीं के ऊपर वजन पड़ता है, क्योंकि अग्रपाद तो पंखों में रूपांतरित हो गए हैं जब पक्षी चलता है तो। और काउंटरएक्ट द इफेक्ट ऑफ द शॉक एज द बर्ड एलाइट्स।
जब पक्षी नीचे उतरते हैं तो हवा का जो प्रतिरोध उत्पन्न करता है, उस प्रतिरोध को, रेजिस्टेंस को कम करने का भी कार्य करती हैं, या शॉक, सामने से जो झटके लगते हैं उसका मुकाबला करने में भी मदद करती है। द स्टर्नम इज ग्रेटली एक्सपांडेड एंड बियर ए लार्ज मिड वेंट्रल रिज। स्टर्नम जो होगा वो बड़ा विस्तृत होगा, यानी एक्सपांडेड होगा, और एक मिड वेंट्रल रिज उभार धारित किए हुए होता है, दैट इज कील। और कील के ऊपर क्या अटैचमेंट ऑफ मेजर फ्लाइट मसल्स, कील के साथ में जाकर के जो बड़ी मेजर या लॉन्ग फ्लाइट मसल्स जो होती हैं वो जुड़ती हैं इन फ्लाइट फ्लाइंग बर्ड्स, नॉट इन फ्लाइटेड बर्ड्स, फ्लाइटलेस बर्ड्स। फ्लाइटेड बर्ड्स के अंदर लॉन्ग या मेजर फ्लाइट मसल्स जो होती हैं वो स्टर्नम पर उपस्थित इस रिज या कील के ऊपर आकर के जुड़ती हैं। वाइल इट इज विदाउट कील इन रनिंग बर्ड्स या फ्लाइटलेस बर्ड्स लाइक ऑस्ट्रिच। जबकि ये जो फ्लाइटलेस बर्ड्स होते हैं या चलने वाले जो दौड़ने वाले पक्षी जो होते हैं उनके अंदर ये अनुपस्थित होती है। नेक्स्ट, अब देखिए अक्सियल और एपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर पाई जाने वाली फ्यूज्ड बोन्स कौन सी हैं। अक्सियल यानी केंद्रीय रूप में पाई जाने वाली दो प्रकार की हड्डियां हैं। हेड के अंदर पाई जाने वाली, स्कल के अंदर पाई जाने वाली बोन्स भी आपस में फ्यूज हो जाती हैं। मैंने यहाँ सिनसेक्रम का और पाइगोस्टाइल का ही जिक्र किया है। सिनसेक्रम कैसे बनता है? 1627 1627 याद रखिए आप। और बॉडी के अंदर डिविजन्स का ध्यान रखिए। हेड के बाद में सर्वाइकल रीजन आता है, फिर थोरेसिक रीजन आता है, फिर लेम्बर रीजन आता है, फिर सेकुलर रीजन आता है, फिर कोडल रीजन आता है। तो देखिए, ए सिनसेक्रम रिजल्ट्स बाय द फ्यूजन ऑफ वन पोस्टीरियर थोरेसिक। थोरेसिक रीजन में पाई जाने वाली पिछली लास्ट की हड्डी एक, और 6 लंबर रीजन में पाई जाने वाली 6 लंबर बोन्स और 2 सेक्रल बोन्स और 7 कोडल रीजन में पाई जाने वाली एंटीरियर कोडल वर्टिब्री, 7 एंटीरियर कोडल वर्टिब्री। टोटल कितनी हो गई? एक तो पोस्टीरियर थोरेसिक, 6 लंबर यानी 7, 2 हो गई सेक्रल, 2 9, और 7 हो गई कोडल रीजन में पाई जाने वाली आगे की 7 एंटीरियर कोडल वर्टिब्री फ्यूज टुगेदर। एंटीरियर कोडल वर्टिब्री फ्यूज टुगेदर एंड फॉर्म ए स्ट्रक्चर या फ्यूज्ड बोन दैट इज सिनसेक्रम। 16 हड्डियों का बना हुआ सिनसेक्रम होता है। सिनसेक्रम इज फॉर्म्ड बाय 16 bones by the fusion of 16 bones, but last 3 or 4 tail vertebrae fused into a flowshare, यानी हल जैसा होता है, उसके नीचे जो फाल पाया जाता है, ऊपर से चौड़ा और अंतिम सिरा हल अगर देखा है प्लो, किसानों के बच्चों को तो बिल्कुल पता होगा कि हल क्या होता है। जो हल होता है उसके अंदर ऊपर से चौड़ा होता है, आगे से नुकीला होता जाता है, वो फाल नुमा संरचना होती है या हल की फाल होती है। फ्लोसेयर बोन कॉल्ड पाइगोस्टाइल। ये पाइगोस्टाइल की अंतिम 3 या 4 जो टेल में पाई जाने वाली वर्टिब्रीज होती हैं वो टेल वर्टिब्री फ्यूज टुगेदर एंड फॉर्म प्लोसेयर बोन दैट इज पाइगोस्टाइल। एपेंडिकुलर स्केलेटन फ्यूज्ड बोन्स, यानी उपांगी कंकाल में उपांगों के अंदर अग्रपाद और पश्चपादों के अंदर पाई जाने वाली फ्यूज्ड बोन कौन कौन सी हैं? अग्रपाद में पाई जाने वाली आ रही है कार्पो मेटाकार्पस, वेरी इंपॉर्टेंट बोन है। अब देखिए, अग्रपाद में कार्पल्स एंड मेटाकार्पल्स होती हैं। कार्पल्स भी डबल होती हैं, एंड प्रॉक्सिमल कार्पल्स, डिस्टल कार्पल्स। मेटाकार्पल्स भी प्रॉक्सिमल और डिस्टल दोनों होती हैं, उनके बाद में डिजिट्स आते हैं। और टांगों में यानी पश्चपादों के अंदर टार्सल्स एंड मेटाटार्सल्स होंगी। टार्सल्स में भी प्रॉक्सिमल यानी ये टिबिया फिबुला की तरफ पाई जाने वाली प्रॉक्सिमल होगी, और डिजिट्स की तरफ पाई जाने वाली
या नखरों की तरफ पाई जाने वाली डिस्टल होंगी। वैसे मेटाटार्सल प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल होंगी, यानी समीपस्थ और दूरस्थ। समीपस्थ और दूरस्थ, चाहे कार्पल्स हो चाहे मेटाकार्पल्स हो, चाहे टार्सल हो चाहे मेटाटार्सल्स हो। तो कार्पल मेटाकार्पस यानी डिस्टल कार्पल्स प्रॉक्सिमल नहीं है। डिस्टल कार्पल फ्यूज विथ 3 प्रॉक्सिमल मेटाकार्पल्स। कार्पल्स के बाद में मेटाकार्पल्स आती हैं, लेकिन मेटाकार्पल्स का कौन सी हड्डियां कार्पल्स के साथ में होती हैं? डिस्टल के प्रॉक्सिमल होती हैं। डिस्टल कार्पल्स फ्यूज्ड विथ 3 प्रॉक्सिमल मेटाकार्पल्स फॉर्म ए कार्पो मेटाकार्पस। टीबियोटार्सस, टीबिया फिबुला में टीबिया हड्डी जो होती है उसके साथ में टार्सस पश्चपाद की हड्डी है, तो प्रॉक्सिमल टार्सल्स आकर के जुड़ेंगे, डिस्टल टार्सल्स दूर रह गई। तो प्रॉक्सिमल टार्सल्स एंड टीबिया फ्यूज टू फॉर्म ए टीबियोटार्सस बोन। दिस इज आल्सो फ्यूज्ड बोन। टार्सोमेटाटार्सस, डिस यहां टार्सो मेटाटार्सस आ रहा है, इसका मतलब टार्सल बोन भी है, मेटाटार्सल बोन भी है। डिस्टल टार्सल्स होंगी और प्रॉक्सिमल मेटाटार्सल्स होंगी। डिस्टल टार्सल फ्यूज विथ सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, फर्स्ट के साथ नहीं। प्रॉक्सिमल मेटाटार्सस टार्सल्स टू फॉर्म टार्सोमेटाटार्सस। हियर फर्स्ट मेटाटार्सल्स रिमेन ऑलवेज फ्री विच मैक्स हेलक्स। प्रथम टखने का नाम क्या होता है? हेलक्स होता है, जो स्वतंत्र होता है, फ्यूज नहीं होता इनके साथ। नेक्स्ट, बोथ क्लेविकल एंड ए सिंगल इंटरक्लेविकल। दो ये क्लेविकल और बीच के अंदर एक इंटरक्लेविकल मिलकर की इंग्लिश के अल्फाबेट वी की आकृति की एक बोन बनाती है, फ्यूज्ड बोन, जिसको फर्कुला या विषबोन कहते हैं। तो ये आई फ्यूज्ड बोन्स यानी एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन में। देन डाइजेस्टिव सिस्टम। पक्षी उड़ने वाले हैं, सक्रिय होते हैं, इसलिए इन्हें उपापचयी दर अत्यधिक होती है। उपापचयी दर, मेटाबॉलिक रिएक्शन जितनी ज़्यादा चलेंगी उतनी ऊर्जा की आवश्यकता ज़्यादा पड़ेगी। ऊर्जा की आवश्यकता ज़्यादा पड़ेगी तो भोजन को भी ये ज़्यादा से ज़्यादा ग्रहित ज़्यादा लेते हैं, भोजन की आवश्यकता भी ज़्यादा पड़ती है। और भोजन की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है और तुरंत प्रभाव से पाचन के लिए इनके आमाशय के अंदर आगे एक ग्लैंडुलर प्रोवेंट्रिकुलस होगा जो सिक्रीशन स्रावित करता है, पाचकीय एंजाइम्स या रस उत्पन्न करता है। और पीछे चक्की की तरह पीसने वाली, चाहे स्टोन्स भी क्यों ना हो, चाहे ये पत्थर को भी क्यों ना खा लेते हैं, गिजार्ड पाई जाती है मस्कुलर, जो उनको ग्रिंडिंग का या पीसने का कार्य कर रही है। समझ रहे हैं? द रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म इज बर्ड्स इज वेरी हाई। उपापचय दर ज्यादा होती है। फूड रिक्वायरमेंट आर ग्रेट एंड डाइजेशन रैपिड। फूड रिक्वायरमेंट यानी भोजन की आवश्यकता भी जाती है, ज्यादा होती है, और पाचन भी बड़ा द्रुत गति से होता है। बाय द प्रेजेंस ऑफ ए ग्लैंडुलर प्रोवेंट्रिकुलस, एंटीरियर पार्ट होता है ये आमाशय का, क्योंकि क्रॉप के अंदर यानी उसोफेगस डायलेटेड होकर के क्रॉप में बदल जाती है, जिसके अंदर ग्रेन्स होते हैं, और जो कुछ भी खाया है पक्षी ने वो वहाँ क्रॉप में होता है। और क्रॉप में रहने के बाद में वहाँ सिक्रेशन से मिलकर के क्रॉप मिल्क बन जाता है। उसके बाद में ये प्रोवेंट्रिकुलस ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर में जाती है, फिर गिजार्ड में जाती है, मस्कुलर गिजार्ड में, वहाँ इसको पीस दिया जाता है। द फूड दैट इज सिलेक्टेड एज हैज ए हाई कैलोरिक वैल्यू। जो भोजन का चयन किया गया है उस भोजन की कैलोरी मान वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, यानी एनर्जी ज़्यादा बनती है। लार्जली यूटिलाइज्ड विद ए मिनिमम ऑफ इनडाइजेस्टेबल वेस्ट, यानी बहुत कम ऐसा भोज्य पदार्थ बचता है जिसका पाचन नहीं होता, यानी अपचित भोजन अल्प मात्रा में होता है। कॉन्सिक्वेंटली द डाइजेस्टिव सिस्टम इज कॉम्पैक्ट बट इफेक्टिव। इसके परिणाम स्वरूप अपने को क्या मिला? डाइजेस्ट सिस्टम जटिल जरूर है बट प्रभावशाली भी है। रेक्टम इज शॉर्ट। रेक्टम जहां जाकर के मल एकत्रित होता है वो शॉर्ट होगी। बिकॉज फीकल मैटर इज रिलेटिवली स्मॉल, यानी अपचित भोजन की मात्रा कम होती है, अल्प होती है, तो फीकल मैटर भी कम होगा। एज ए फ्लाइंग एनिमल कैन नॉट अफोर्ड टू बी weighed down with any excess fecal luggage, it is got rid of at once। यानी जितना भी बना
मल पदार्थ उनको तुरंत प्रभाव से उत्सर्जित कर दिया जाता है, जिसके कारण से ये अपने फीकल मैटर का वजन नहीं सहती हैं, सहने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि तुरंत प्रभाव से त्याग दिया जाता है जो भी जितना भी फीकल मैटर बचता है उसको। नेक्स्ट, एयर सैक्स एंड रेस्पिरेशन। ये भी बड़ा अजीब सा पॉइंट है, बड़ा अनूठा यूनिक करेक्टरिस्टिक वाला है। नॉन रेसिलियंट यानी लचीले नहीं होते इनके फेफड़े, लचीलापन नहीं पाला जाता, या इन इलास्टिक लंग्स ऑफ बर्ड्स आर, किसके द्वारा इनको अब मदद किसके द्वारा होगी इसकी क्षतिपूर्ति, क्योंकि फेफड़ों के अंदर संकुचन और शिथिलन की क्षमता, ये इलास्टिसिटी नहीं पाई जाती है, क्योंकि नॉन रेसिलियंट होते हैं, यानी लचीलापन नहीं पाया जाता। सप्लीमेंटेड बाय ए पिक्यूलियर सिस्टम ऑफ एयर सैक्स, क्योंकि फेफड़ों से क्या निकलते हैं, एयर सैक्स निकलते हैं जो इसकी क्षतिपूर्ति करते हैं। विच डेवलप फ्रॉम लंग्स, वो किससे विकसित होते हैं, लंग्स के द्वारा। ऑक्यूपाई ऑल द अवेलेबल स्पेसेस बिटवीन इंटरनल ऑर्गन्स, जितने भी अंग होते हैं उनके अंदर, इवन इन बॉन्स के अंदर भी एयर सैक्स इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं। इवन एक्सटेंडिंग टू द कैविटीज ऑफ हॉलो बोन्स, हड्डियों के अंदर भी, ये देखिए क्या कह रहा है कि हड्डियों के अंदर पाई जाने वाली जो हॉलो जो बोन्स होती हैं उनके अंदर जो कैविटीज होती हैं उनके अंदर प्रवेश कर जाते हैं, कौन, एयर सैक्स। द एयर सैक्स सिक्योर मोर परफेक्ट एरिएशन ऑफ लंग्स, एयर सैक्स खुद के अंदर, स्वयं के अंदर आंतरिक स्वेदन होता है जो लंग्स को ज़्यादा सिक्योर करता है एरियल रेस्पिरेशन के लिए। हेल्प इन इंटरनल प्रेस्पिरेशन, थस हेल्पिंग इन कंट्रोल ऑफ बॉडी टेम्परेचर, जिसके कारण से बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट बना रहता है। द एवियन लंग्स आर इंटायरली, यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण चीज आ रही है, जो उड़ने वाले जंतु पक्षी हैं उनके अंदर जो लंग्स जो होते हैं उनसे प्रत्येक बार जो श्वसन क्रिया होती है, ईच ब्रीथ इंटायरली एम्प्टेड, यानी फेफड़े पूरे के पूरे खाली हो जाते हैं, बिल्कुल भी रेजिडुअल एयर जो होती है वो नहीं पाई जाती। देयर बीइंग नो रेजिडुअल एयर रिमेनिंग, पूरे के पूरे प्रत्येक श्वसन के बाद फेफड़े खाली हो जाते हैं। लेकिन एयर सैक्स के अंदर तो हवा पड़ी है, इसीलिए एयर सैक्स डेवलप होते हैं, सो दैट रेस्पिरेशन इज मोर इफेक्टिवली एफिशिएंट, इसलिए इनका जो श्वसन तंत्र जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावी और एफिशिएंट है, कुशल सक्षम है। While flying, the movement of wings contribute to respiration by pressing या compressing और and dilating the air sacs. जब पक्षी while flying यानी जब उड़ते हैं तो movements of the wing जो होते हैं वो क्या कंट्रीब्यूट करते हैं, क्या सहायता करते हैं रेस्पिरेशन के अंदर, किसको, या तो एयर सैक्स को दबाने का कार्य करते हैं या फैलाने का कार्य करते हैं। बट breathes more easily when in flight than at other times. अन्य समय जब पक्षी नहीं उड़ता है, चाहे विश्राम कर रहा हो, चाहे किसी टहनी पर बैठा हो, उसकी तुलना में जब पक्षी उड़ते हैं, उड़न अनुकूलन बताया है, जब पक्षी उड़ रहे हैं उसके दौरान जो एयर सैक्स होते हैं वो कंप्रेस भी होते हैं, डायलेट भी होते हैं, क्योंकि फेफड़े तो पूरे के पूरे खाली हो गए, हवा किस में पड़ी है, एयर सैक्स में पड़ी है, और वो एयर सैक्स जो होते हैं उनमें कंप्रेसिंग या प्रेसिंग होता है, फैलते हैं, जिसके कारण से इनको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की सप्लाई होती रहती है। नेक्स्ट, वार्म ब्लडेडनेस। बर्ड्स आपको पता है पक्षी समतापी होते हैं, वार्म ब्लडेड या होम्योथर्मस होते हैं। मोस्टली द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी मेंटेन 40 to 46 डिग्री सेल्सियस कांस्टेंट होता है, यानी शरीर का तापमान 40 से 46 डिग्री के लगभग होता है। मैंने पिछले वाले वीडियो में 50 से 60 बता दिया था, लेकिन ये स्मॉल बर्ड्स के अंदर होता है। छोटे पक्षी जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, उनका टेम्परेचर 50 to 60 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन आमतौर पे जो पक्षी जो हैं
उनका टेम्परेचर 46 डिग्री जो है वो स्थिर बना रहता है, विच इज नेसेसरी फॉर फ्लाइट रिक्वायरिंग ए ग्रेट आउटपुट ऑफ एनर्जी ओवर ए लॉन्गर टाइम। लंबे समय तक उड़ने वाले जो पक्षी होते हैं उनके लिए ये एक बहुत ही जरूरी है, आवश्यक है, जिससे लगातार ऊर्जा मिलती रहती है। सर्कुलेटरी सिस्टम, दो आलिंद दो नीले होंगी और डबल सर्कुलेशन होगा, यानी शुद्ध रक्त एक तरफ होगा, अशुद्ध रक्त अलग होगा। आरबीसी जो होती हैं उनकी अबंडेंट क्वांटिटी ऑफ हीमोग्लोबिन होगी रेड ब्लड कॉर्पसल्स के अंदर, जो उड़ने ऑक्सीजन की एफिनिटी यानी ऑक्सीजन को बांधने के लिए आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन जो पाया जाता है वो कैपेसिटी अपनी बढ़ा लेता है। ड्यू टू द रैपिड मेटाबॉलिक रिएक्शंस एंड होम्योथर्मस या अनिवार्य ब्लड डेडनेस, बहुत द्रुत गति से चलने वाली उपापचयी क्रियाओं या समतापी या उष्ण रक्तीय जो जंतु हैं ये पक्षी रिक्वायर्स ए लार्ज ऑक्सीजन सप्लाई, इनको बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई की ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। एंड एफिशिएंट सर्कुलेटरी सिस्टम, और इनका सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो बड़ा सुप्राप्य या बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट होता है। अकॉर्डिंगली, तदनुसार द एवियन हार्ट इज रिलेटिवली लार्ज। अब क्या कहेंगे, एवियन यानी पक्षियों का जो हार्ट होता है वो रिलेटिवली बड़ा होगा और कंप्लीटली डिवाइडेड इनटू 4 चैम्बर्स, 4 कक्षों में पूर्णतः विभाजित होता है, 2 आलिंद 2 नीले। इट्स फंक्शंस वेरी एफिशिएंटली, और ये कार्य भी बड़ा द्रुत गति से करता है, और विद ए डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, यानी ब्लड शुद्ध अलग अशुद्ध अलग यानी डबल सर्कुलेशन होगा। द हाई क्वांटिटी ऑफ हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन द रेड ब्लड कॉर्पसल्स, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा अत्यधिक होती है। ऑफ एवियन ब्लड इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर क्विक एंड परफेक्ट एरिएशन, यानी वायवीय जीवन के लिए ये ऑक्सीजन की, अगर आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा ज़्यादा होगी तो हीमोग्लोबिन ही तो ऑक्सीजन को बाइंड करता है। एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को अपने साथ बांधता है, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन HbO2 का होल 4 बोलते हैं अपन। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनने के कारण से इनको एनर्जी मिलती रहती है, भोजन का ऑक्सीकरण होता रहता है। नेक्स्ट, यूरिकोटैलिक एक्सक्रीशन, यानी जो लैंड पे या वायवीय जीवन व्यतीत करने वाले होते हैं उनके अंदर उत्सर्जित पदार्थ सबसे कम जिसमें जल पाया जाता है वो होगा यूरिक एसिड या यूरेट्स होते हैं। लेकिन उत्सर्जित पदार्थ जैसे ही बनते हैं, क्योंकि यूरिनरी ब्लैडर इनमें नहीं होता है, यूरिनरी ब्लैडर अगर उपस्थित होगा, मूत्रा से अगर उपस्थित होगा तो बॉडी का वेट बढ़ेगा, बॉडी का वेट बढ़ेगा तो उड़ने में दिक्कत आएगी, उड़ने में इनको अनेकों कठिनाइयों या संघर्ष करना, बहुत सारा संघर्ष करना पड़ेगा। इसलिए इनके अंदर यूरिनरी ब्लैडर एब्सेंट होता है, और विच इज प्रेजेंट टू स्टोर द यूरिन टेम्परली इन अदर एनिमल्स, जैसे अन्य जंतुओं के अंदर अस्थायी रूप से यूरिनरी ब्लैडर यूरिन के लिए एक डिपो के रूप में कार्य कर रहा है, यानी स्टोर करता है और रिलीज करता है, लेकिन इसमें यूरिनरी ब्लैडर नहीं। मोर ओवर द वाटर ऑफ एक्सक्रीटरी फ्लूइड, एक्सक्रीटरी फ्लूइड के अंदर जो पानी होता है वो रीअब्जॉर्ब हो जाता है यूरिनिफेरस ट्यूबुल्स के द्वारा, और यूरिनिफेरस ट्यूबुल्स की लूप ऑफ हेनले द्वारा, लूप ऑफ हेनले जो यू की आकृति का होता है उसकी किडनी के जो लूप ऑफ हेनले या नेफ्रॉन का लूप, जो एक नेफ्रॉन कई नेफ्रॉनों की बनी हुई, कई नेफ्रॉन्स की बनी हुई किडनी होती है, तो लूप ऑफ हेनले के अंदर पाई जाने वाली जो यूरिनिफेरस या किडनी ट्यूबुल्स जो होती हैं वो बचे हुए जो एक्सक्रीटरी फ्लूइड के अंदर पानी होता है उनको पुनः अवशोषित कर लेती है, रीअब्जॉर्ब कर लेती हैं। किडनी एंड द कॉर्पोडियम ऑफ क्लोएका, और
प्रोक्टोडियम एंड कोप्रोडियम होता है, यानी पश्च क्लोएका की तरफ पाए जाने वाला जो कोप्रोडियम है वहाँ भी इनका रीअब्जॉर्प्शन होता है। रिजल्ट इज द फॉर्मेशन ऑफ ए सेमी सॉलिड एक्सक्रीटा। इसके परिणाम स्वरूप क्या बना, एक सेमी सॉलिड अर्ध तरल अर्ध ठोस सेमी सॉलिड एक्सक्रीटा उत्सर्जी पदार्थ बना, चिफली कंटेनिंग द इनसॉल्युबल यूरिक एसिड एंड यूरेट्स, जो किसका बना हुआ होता है, या तो मुख्यतया यूरिक एसिड का या यूरेट्स का, विच आर एक्सक्रीट फ्रॉम द बॉडी, जो तुरंत प्रभाव से शरीर से उत्सर्जित कर दिए जाते हैं। दीज फीचर्स हेल्प इन रिड्यूसिंग द अननेसेसरी वेट ऑफ द बॉडी, जिसके कारण से शरीर के अंदर जो है ये फीचर्स बता रहा है कि बॉडी का वेट घटाने में मदद करता है, अनावश्यक रूप से बॉडी का वेट नहीं बढ़ने देता। देन ब्रेन एंड सेंस ऑर्गन्स, ब्रेन लार्ज है, वेल डेवलप्ड है, और साइट इज कीन देन स्मेल, इनकी देखने की क्षमता, पक्षियों में देखने की दृष्टि की तीक्ष्ण दृष्टि होती है, गंध ज्ञान अल्प होता है। इन कंट्रास्ट टू रेप्टाइल्स एंड मोस्ट मैमल्स, जो रेप्टाइल्स एम्फीबियंस मैमल्स जो पाए जाते हैं उनकी तुलना में इनके अंदर धारण की बजाय देखने की क्षमता तीक्ष्ण होती है, धारण क्षमता कम होती है। अकॉर्डिंगली आई आर लार्ज एंड लार्ज ऑप्टिक लॉब्स कॉरस्पॉन्ड टू द ग्रेट डेवलपमेंट ऑफ साइट, आई बड़ी होगी, ऑप्टिक लॉब्स बड़े होंगे, जिसके कारण से देखने की क्षमता विकसित हो जाती है। आईज ऑक्यूपाई ए लार्ज पोर्शन ऑफ द हेड एंड बोथ आईज टुगेदर आर ऑफन हेवियर देन द ब्रेन, दोनों आंखों का अगर वजन लिया जाए तो ये ब्रेन से भी ज्यादा भारी होती है, और हेड का अधिकतर भाग आंखों के द्वारा घिरा हुआ होता है। The ability to accommodate rapidly is also well developed in birds, but changes quickly from a distance to a near vision in flight. अब देखिए क्या कह रहा है, पक्षी जब उड़ रहा है, उड़ते समय उसको मान लो 200 मीटर नीचे कोई भोज्य पदार्थ पड़ा है या कोई एनिमल डेड हो गया, और जो स्केवेंजर्स जैसे जैसे पक्षी जो होते हैं उनको 200 मीटर वाला जो भोज्य पदार्थ ग्राउंड लेवल पे पड़ा है, भूतल पे पड़ा है, वो बहुत नजदीक दिखाई देने लग जाता है। ऐसी इनकी नेत्रों की विजन की कैपेसिटी होती है, देखने की क्षमता होती है, बहुत नजदीक दिखाई देता है उनको। द मस्ट डेवलप्ड एंड कन्वोल्यूटेड सेरेबेलम, यानी सेरेबेलम जो होगा वो कुंडलित होगा, कन्वोल्यूटेड होगा और सुविकसित होगा। इंडिकेट द डेलिकेट सेंस ऑफ इक्विलिब्रियम, ये इंडिकेट क्या कर रहा है, सेंस ऑफ इक्विलिब्रियम, यानी अपने शरीर का संतुलन बनाने में, और ग्रेट पावर ऑफ मस्कुलर कोऑर्डिनेशन फाउंड इन बर्ड्स, पेशियों के अंदर समन्वय, कोऑर्डिनेशन, एकाग्रता और संतुलन बनाए रखने के लिए ये सेरेबेलम मुख्य रूप से भूमिका अदा करता है। देन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, यानी आप ने अगर कहीं सेकेंड ईयर में पढ़ा है तो पिजन पढ़ा होगा या कोई अन्य बर्ड पढ़ा होगा। लेफ्ट ओवरी और लेफ्ट ओविडक्ट ही फंक्शनल होती है, राइट ओवरी और ओविडक्ट जो होती हैं वो नॉन फंक्शनल होते हैं या रिड्यूस्ड फॉर्म में होते हैं, और ये अंडे देते हैं। पक्षियों का यानी अपने जो शिशुओं का वजन ये विविपेरस नहीं होते, एग लेइंग एनिमल्स होते हैं, बर्ड्स आर एग लेइंग एनिमल्स, शिशुओं का बाहर नहीं ढोते हैं, ये भी एक फ्लाइट अडेप्टेशन है। और लेफ्ट ओवरी और लेफ्ट ओविडक्ट, यानी दो ओवरी दो ओविडक्ट की बजाय एक ओवरी एक ओविडक्ट है, इसके कारण से पक्षियों का वजन ऑटोमेटिक घट जाता है। द प्रजेंस क्या आ रहा है, प्रजेंस ऑफ ए सिंगल फंक्शनल ओवरी एंड ओविडक्ट ऑफ द लेफ्ट साइड इन द फीमेल बर्ड आल्सो लीड टू रिडक्शन इन द वेट, जो किस में वजन घटाने में मदद कर रहा है, विच इज सो एसेंशियल फॉर फ्लाइट, जो कि बहुत आवश्यक है किसके लिए, उड़न अनुकूलन के लिए या उड़ने के लिए बहुत ही आवश्यक है। राइट ओवरी एंड ओविडक्ट रिड्यूस्ड, राइट ओवरी
और अवेडक्ट जो होती हैं वो रिड्यूस या रहस्य होते हैं। पेरेंटल केयर वेयर मार्क्ड, पक्षियों के अंदर जो है वो पैतृक रक्षण का गुण बहुत ज़्यादा रिमार्केबल होता है, सुविकसित होता है। यानी अंडों को सेता है, इनक्यूबेट करता है और हैचिंग के बाद में शिशुओं को फीडिंग देने का कार्य करता है। और उसके पश्चात जब तक उनके शिशु उड़ने लायक नहीं हो जाएं, अपने आप भोजन को ग्रहण करने लायक नहीं हो जाएं, तब तक पक्षी अपने शिशुओं की देखभाल करते रहते हैं। ये भी एक अडेप्टेशन का एक पॉइंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। प्रिय विद्यार्थियों, ये आपका सेकंड पार्ट है फ्लाइट अडेप्टेशन या एरियल अडेप्टेशन इन बर्ड्स। आपके ध्यान से सुनोगे एक एक चीज़ को तो आपकी ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो कि समझ में नहीं आ जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।